हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 17। जो हमारा चैप्टर 17 है वो क्या है, हमारा वन हमारी जीवन रेखा है। वनों के बारे में हम जानेंगे कि वन क्या होती है, हमारी जीवन रेखा होती है। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। शाम था वो, एक दिन क्या हुआ था, शाम के समय में बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उसका परिचय अपने मित्रों से करवाया। जो है क्या, अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और अहमद के एक बेंच पर बैठ गए। जो थे यहाँ पर प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखे हैं। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। अब हम देखते हैं वन भ्रमण। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक आदि जैसे कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ वन में, उनके गांव के समीप एक वन था, वहां पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू भी मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। फिर टीबू ने उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्होंने दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण जैसे हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, वन का एक दृश्य दिखाई दे रहा है। हमको यहाँ पर दूर दूर तक कोई जमीन नहीं दिखाई दे रही, चारों तरफ क्या दिखाई दे रहे हैं, वन और हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। कुछ वन्य के यहाँ पर क्या है, जंतु भी हमको ये दिखाए गए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं समान रूप से हरा नहीं था। ये कैसा समान रूप से हरा नहीं था? वन का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चों ने अचानक पक्षियों की चहचहाट, वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों को शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने का कहा क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे थे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यहाँ भी बताया कि सुकर, वराह या जो यहाँ पर गौर, बाइसन, गीदड़, सही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था, कि वनों में आवास कैसा होता है उसके बारे में उन्होंने पढ़ा था। तो हमको यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, वन के एक आवास दिखाई दे रहा है। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं को पादपों के आश्रय या आवास प्रदान करता है। जो वन है क्या करता है, जंतु और पादपों के लिए आश्रय और आवास उपलब्ध कराता है। अब हम यहाँ को हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये नीम का पेड़ है, यहाँ पर ये हमको बांस दिखाई दे रहा है, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शीशम दिखाई दे रहा है, और ये हमारा क्या है, सेमल दिखाई दे रहा है। ये वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप होते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं
जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वहां ऊबड़ खाबड़ थी और उनके अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने शाल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खेर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विषर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। अब हम करते हैं क्रियाकलाप 70.1 से। अब हम देखते हैं 17.1 है हमारा, अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई है जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया हो। आपकी सूची में कांस्य से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप जड़ी बूटियां भी वनों से प्राप्त उत्पाद है। शीला समझ नहीं पा रही थी कि शीला जो क्या समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। अब हम यहाँ पर पहले देखते हैं, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, शहद, मोरी, लाख, लकड़ी की मूर्ति, और यहाँ पर ये गोंद और ये कत्था, ये सब हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, वनों से प्राप्त होते हैं। ये हमारे वन्य उत्पाद होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि अनेक अंकुरण और नवोद्भिद पौधे में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं और कुछ उन्होंने बताया कि किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है तो किसी जो कि शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? जो शिखर कहलाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं इस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि वितान कैनोपी कहलाता है। क्या कहलाता है? वितान कैनोपी कहलाता है। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 17.2 करके देखते हैं। अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखेंगे उनकी विशेषताओं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फूलों का सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। अब हम देखते हैं, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर 36 परतें बनी होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती है, और सबसे नीचे की परत क्या कहलाती है? शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझों ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं, विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्में भिन्नताएं पाई जाती है। वस्तुओं के प्रकार विभिन्न वनों की में भिन्नता होती है। जैसे कि हम देखते हैं जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न होते हैं और वनों भी भिन्न होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कुछ शिखर आकार, जैसे कि कुछ ऐसे आकार के होते हैं, कुछ ऐसे, ये सभी अलग अलग आकार के होते हैं। तो इनमें हमको क्या दिखती है? भिन्नताएं देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं, हम यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? शिखर। और ये हमारा क्या कहलाता है? आधोतल कहलाता है। ये हमारा वन में वितान और उनके नीचे के तल दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं, कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्होंने देखने का प्रयास किया। ऐसे करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गई। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल कर रही थी। छयमान पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटी और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वहां सूखी और छयमान पत्तियां, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। छयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्र कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्या छयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब हम यहाँ एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। कौन सा क्रियाकलाप? 17.3। एक छोटा गड्ढा खोदिए
इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियां आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? यह हमको क्या दिखाई दे रहा है? वन भूमि की सतह। तो यह हमको क्या गड्ढा है भीतर से गर्म दिखाई देता है। पहेली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्ष को काट दे तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृत पोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाक भक्षी हो अथवा मांस भक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को सर्प खा लेता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि यह घास है, इसे कीट खाता है, कीट को मेंढक खाता है और मेंढक को सर्प खाता है। तो ये क्या है? उकाब गरुड़ है। अब हम देखते हैं वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर देते हैं तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें शेमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, पीली पीड़ों से पादों, चीटों और भृंगों की सेना से भी उन पर दिखाई दी। उन्होंने आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और भी है। देखो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? यहाँ पर वन में पादप, मृदा और अपघटकों परस्पर संबंध। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर यहाँ से हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं पोषक, यहाँ पर अपघटक, यहाँ पर मृदा और यहाँ पर ये जल है। तो हम यहाँ पर इन सबको हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम ह्यूमस कहते हैं। आपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था। आपको मृदा की कौन सी परत ह्यूमस मिलता है? मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? पादपों और जंतुओं के मृत शरीर ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत की खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों को मूलों और अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गीदों, कौवों और गिद्धड़ों और कीटों को भोजन बन जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। अब हम देखते हैं पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यहाँ नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, पादप, ऑक्सीजन और जंतु। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बनाते हैं हमने इसको समझ लिया है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे थे। बूझों ने याद दिलाया कि उन्होंने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते। यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है? टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र
क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियां के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियां प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले लोग वहां अनेक औषधियां, पादपों के बारे में जानते हैं। जो वनों में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, पादपों से औषधियां प्राप्त करते हैं और उन औषधियों की उनको बहुत सारी जानकारी होती है। बूजो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है हमको। वन में हिरण दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पर अब हम देखते हैं टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूजो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक और बड़ी छयमान ढेरी की ओर आकर्षित कर दिया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकरणित करते हैं। इस प्रकार जंतु वानों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते। जंतुओं का छयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्वों भी प्रदान करते हैं। यह सुनने के बाद बूजो ने अपनी नोटबुक में नोट किया। पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों, अब हम देखते हैं शाकाहारियों के यहाँ हमको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, दीवार पर उगा एक पौधा ये दिखाई दे रहा है। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अब घटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब हम देखते हैं लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। वन भूमि पर वो सीधे नहीं पड़ रही थी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमको यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपकती और भूमि में अवस्रावित हो जाती है। यहाँ पर हमको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इससे हम समझ सकते हैं। वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षों की बूंदों को विसंधित कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं में पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की ओर झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटे के बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत पर कुछ कुछ गीली हो गई थी, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूजो मन ही मन सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले सड़कें पर पानी भर गया होता। यहाँ पर हम देखते ही हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर घर और हमको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती, जिससे बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वनों और जो अपरोपण घातक है, सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब आपके शहर में तेज वर्षा होती है तो क्या होता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अस्रावित होने देते। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते, बल्कि नदियों में जल प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा
को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टिब्बू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहाना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीपू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे टीपू के दादाजी छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यहाँ वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण वनों का कटाव होता रहा और वे लुप्त होते गए। दादाजी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने गांव के समीप वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक व चराई वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि यदि हम समझदारी से काम ले तो हम वन और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन जो हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते, वे मृदा को सुरक्षित करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा को उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधि, पादपों, काष्ठ और अनेक उपयोगी उत्पादों के स्रोत है। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए संभव प्रयास करते रहना चाहिए। ये यहाँ पर बच्चों ने सारांश दिया। अब हम देखते हैं प्रमुख शब्द। वृक्ष वितान, वृक्ष शिखर, अपघटक, हुम्यस, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा अपरदन, अधोतल और वन अपरोपण। अब हमने इन सारे शब्द देख लिए हैं। अब हम देखते हैं आपने क्या सीखा। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियों सबसे नीचे परत बनाती है। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों, कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते हुए परावर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जन्म हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु, सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र, वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। तो हमने इसका सारांश देख लिया। यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।